Dr. Kanta Butra's medical series, Critical Patients, Doctors and Caretakers. Sudden onset critically ill patients, डॉक्टर एंड पेशेंट्स रिलेटिव्स। समझो आप 10वें माले पे रह रहे हो, वहाँ पे कोई को सडनली या तो अचानक हार्ट बंद पड़ गया है या सांस की तकलीफ़ हो रही है, बेहोश हो गया है, फिट्स आ रही है, तो आप क्या करोगे? एटलीस्ट फैमिली डॉक्टर को बुला के टाइम मत बिगाड़िए। फैमिली डॉक्टर के आपको यही बोलेंगे कि आप जल्दी से हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाओ। 108 को आने को टाइम लगे तो आप जैसे ही पेशेंट है उनको आपके पास गाड़ी या जो भी व्हीकल है उठा के लेके चले जाइए। ये सब तो ठीक है। उस टाइम पे अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी रिलेटिव रहने वाले हैं वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। काफ़ी लोग अपने को हॉस्पिटल तक आने में हेल्प भी करते हैं। आपके 2-3 रिलेटिव्स को फ़ोन करोगे तो वो लोग भी हॉस्पिटल आने को तैयार हो जाते हैं। वो अपने लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। पर उसी टाइम पे 1-2 रिलेटिव काफ़ी बार अपने अपने डॉक्टर्स को फ़ोन कर देते हैं। जैसे मैं मेरा अनुभव बताती हूँ, मेरे को फ़ोन आता है, वो जो है ना वो एकदम बेहोश हो गए हैं तो उनको हम हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं। तो आते ही हम डॉक्टर के साथ आपको बात कराएंगे, बाद में आप बात करोगे क्या? मैं बोलूँ क्या, वो सुनने के पहले ही वो लोग फ़ोन बंद कर देते हैं। 10 मिनट के बाद मेरे को वापस फ़ोन आता है, अब पेशेंट को लेके हम हॉस्पिटल में तो पहुँच गए हैं, आप जल्दी से डॉक्टर के साथ बात कर लीजिए। मैं कुछ बोलूँ तब तक तो वो सामने वाले डॉक्टर के हाथ में फ़ोन देता है। इमरजेंसी का डॉक्टर काफ़ी बार बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, बेचारा नीचे फाइल देखता रहता है, उसके साथ वो फ़ोन उठा के पूछेगा, हाँ मैडम। मैं बोलूँगी भैया उसको क्या है पेशेंट को? वो बोलेगा अरे पेशेंट अभी तो अंदर आया है, अभी तो मैंने देखा ही नहीं है। फिर मेरे को रिलेटिव को बोलना पड़ता है आप शांति रखो, एक बार पेशेंट देखने दो, फिर वो डॉक्टर आपसे बात कर लेंगे। तो मेरा क्या कहना है कि जब भी आप कोई सीरियस पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में पहुंचते हो तो सीरियस पेशेंट को ट्रीटमेंट करने का टाइम फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो टाइम मत बिगाड़िए, आप बाजू में हट जाइए, डॉक्टर्स को उनका ट्रीटमेंट शुरू करने दीजिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, वो सब चीज़ें वो बराबर देख ले, बराबर मैनेज कर ले। और पेशेंट एक बार मैनेज होने के बाद में वो लोग आपके साथ बात करने वाले ही होते हैं। वो जब बात करते हैं उस टाइम आप उनको बोल दीजिए भाई हमारी ये डॉक्टर है, उनके साथ बात कर लीजिए। या वो बोलते हैं कि भाई इसका एक किडनी का प्रॉब्लम हो गया या दिमाग का है, तो उस टाइम पे आपकी चॉइस है, आप बता दीजिए भाई हमारे को इसी डॉक्टर के अंडर करना है या इन डॉक्टर को हमारी पूरी मालूम है पेशेंट के बारे में, तो उनको बुला लीजिए। वो ना नहीं बोलेंगे। पर जब आप पेशेंट इमरजेंसी में लेके जाते हो तब शांति रखिए, वहाँ के स्टाफ को उनका काम करने दीजिए, उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। अब दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम काफ़ी बार आता है, कोई कोई पेशेंट में क्या होता है वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, पर वो वेंटिलेटर उनका लाइफ सेविंग होता है। वेंटिलेटर लगाने के बाद में थोड़े दिन में, कभी काफ़ी बार एक आध दिन में, काफ़ी बार काफ़ी दिनों में पेशेंट पूरे अच्छे हो जाते हैं। जो रिकवरी होती है वो 100% होती है, या 100 नहीं तो 95-90 ने एटलीस्ट सांस की कोई तकलीफ नहीं होती, बाकी रिकवरी हो जाती। 2-3 केसेस के मैं एग्जांपल बताती हूँ। किसी के एकदम फेफड़े में पानी भर गया हो, अभी कोविड-19 का आपको एक्सपीरियंस है, उसमें काफ़ी पेशेंट वेंटिलेटर पे जाके भी अच्छे हुए हैं। शायद उसमें से आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, एक के बाद एक फिट्स आती है। तो उसमें काफ़ी बार इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है कि आप पेशेंट को वेंटिलेटर पे ले लो, फिर आप उनको नींद की दवाइयाँ, सब दवाइयाँ अच्छी तरह से दे सकते हो। और एक बीमारी है गुलेनबारी, उसका वीडियो अभी तक मैंने बनाया नहीं पर पक्का बनाऊंगी। उसमें नसों के ऊपर सूजन आती है, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के नसों के ऊपर, डायफ्राम के नस या ऊपर अगर सूजन आ गई हो तो सांस की तकलीफ़ होने लग जाती है। और अगर ये सांस की तकलीफ़ हो रही है तो भी आप ये बीमारी का भी इलाज शुरू करोगे तो वो इलाज का इफ़ेक्ट होने के लिए 3-4 दिन का, हफ्ता का, 10 दिन का, काफ़ी बार कम ज़्यादा टाइम लगता है। उस टाइम तक आपको पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। तो मेरे को क्या लगता है, जब इमरजेंसी वेंटिलेटर पे रखना है आप और आपकी बीमारी पूरी अच्छी होने जैसी है, उस टाइम पे आप वेट मत कीजिए। काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग वेट करते हैं, वेट करने के बाद में हमें लगता है नहीं हमारे को पेशेंट तो अच्छा नहीं हो रहा है, तो अभी डॉक्टर ने बोला सब करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हम काफ़ी टाइम बिगड़ने के बाद में बोलते नहीं अभी आप सब करो, जो करोगे सब चलेगा, सब कर दो, हमारे को कोई भी चांस नहीं लेना है।
पर उस टाइम पे कभी अगर ब्रेन का डैमेज हो गया हो तो आपका पेशेंट में खामी रह सकती है। इसलिए मेरा कहना है कि जो चीज़ करनी है वो उसी टाइम पे कर लीजिए, लेट मत कीजिए। फिर तीसरा, अभी आजकल क्या है, सुपर स्पेशलिटी का ज़माना है और वैसे भी एक डॉक्टर सब चीज़ नहीं सीख सकता, नहीं मैनेज कर सकता। एक्चुअली ये सुपर स्पेशलिटी के कारण ही हम लोग देखो ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं एंड ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी तरह से होती है। पर अभी एक ही पेशेंट में सपोज किडनी का भी प्रॉब्लम है, हार्ट भी फेल है और लकवा हो गया है, तो उसको शायद 2-3 डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ भी सकती है। पर उसके साथ में वो सब डॉक्टर्स हैं, फिर आपको लगता है ये डॉक्टर नहीं, आपने को ये डॉक्टर को भी बुलाना है, ये डॉक्टर को भी बुलाना है, आप अपनी ओर से और 1-2 डॉक्टर्स बुला दो तो और खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर आपका पेशेंट नहीं सुधर रहा है, आपको लग रहा है मेरे को सेकंड ओपिनियन लेना है, आप सोच समझ के एक हर डॉक्टर का जिसके ऊपर आपका पूरा विश्वास है उसका सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। अगर कोई स्पेशलिस्ट को बुलाना है, आपको लगता है स्पेसिफिकली हमारे को ये डॉक्टर, समझो किडनी के लिए ये डॉक्टर चाहिए, न्यूरो के लिए हमारे को यही डॉक्टर ठीक लगते हैं, आप उनको बुला लीजिए। एक ही लिए चीज़ के लिए 2-4 डॉक्टर को इकट्ठा करके मत रखिए, उसमें खर्चे बढ़ते हैं। काफ़ी बार क्या हो जाता है, रिलेटिव बोलते हैं कि अरे वो अच्छा है उसको बुला लो, मैंने बोला था ना आपको। काफ़ी बार हम रिलेटिव के प्रेशर में ही 2-4 जनों को और बुला लेते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, पैसा आपको देना है, रिलेटिव नहीं देने वाले हैं। सो जो भी कर रहे हैं आप सोच के कीजिए, किसी का भी प्री मत बनिए। आपको लगता है मेरा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के सिवा भी बाकी खर्चे बहुत सारे होते हैं। सो इंश्योरेंस के भरोसे आप अपने खर्चे मत बढ़ाइए। ऐसे भी जब भी क्रिटिकली इल पेशेंट होता है तब खर्चे बहुत सारे होते हैं और उस टाइम पे काफ़ी बार अपने काम धंधे भी बंद हो जाते हैं, तो वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी रहती है, कभी लंबा टाइम भी लगता है। उस टाइम पे आपको जो भी कर रहे हैं सोच के करो। अभी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, पेशेंट सुधरा कि नहीं, मैं अभी गुलनबारी का समझो, अभी कितनी मूवमेंट आई है, सांस का शुरू हुआ कि नहीं, रिलेटिव को मेरे को डेली बताना पड़े शायद क्योंकि उनको बताना पड़े भी अप्रॉक्सीमेट कितने दिन पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़े, वेंटिलेटर पे रखना पड़े। एक ही आदमी हो ठीक है, मैं अच्छे से बता सकती हूँ। पर काफ़ी बार क्या हो जाता है, वो बोलते हैं कि भाई वो मेरा बहनों ही है ना, उनसे आप फ़ोन पे थोड़ी बात कर लो। चलो डॉक्टर एक आध रिलेटिव से बात भी कर ले, पर उनको भी पूरा क्या मालूम पड़ेगा। फिर उसके बाद में वो बोलेंगे नहीं वो जो हमारा अमेरिका वाला भाई है उससे बात कर लो। फिर और उसके बाद में तीसरे दिन और तीसरे, अगर आप डेली एक्सपेक्ट करोगे कि डॉक्टर आपको बताने रिपोर्ट तो बताए पर या आपसे नहीं भी अच्छे से बताए तो भी चलेगा, डेली एक नए नए आदमी से बात करें तो आप एक्चुअली पेशेंट की कंडीशन नहीं जान पाओगे। आपका जब पेशेंट क्रिटिकली इल है, आपकी प्रायोरिटी पेशेंट होनी चाहिए, रिलेटिव्स नहीं। और उस टाइम पे आप पूरा कंसंट्रेशन उस पे करो और हर टाइम पे नए नए आदमी को पूछने के लिए मत भेजो या नए नए आदमी से फ़ोन मत कराओ, उससे डॉक्टर भी इरिटेट हो जाते हैं। अल्टीमेटली डॉक्टर भी ह्यूमन बीइंग है और बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो डॉक्टर को लगता है अरे यार अपनी कोई गलती हो गई तो इन लोगों के तो इतने सारे रिलेटिव अपने सिर पे बैठ जाएंगे, उससे अच्छा है पूरे ही रिपोर्ट करा लो। तो काफ़ी बार वो प्रेशर के नीचे भी प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। अभी आपका पेशेंट क्रिटिकली इल है, आपके घर में शायद 3 आदमी है, 4 आदमी है, आजकल तो सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती है, लिमिटेड लोग, इनकम भी जो होती है उसकी महंगाई भी बहुत बढ़ी हुई है, उसके साथ में आपके काम धंधे बंद हो गए। तो इसलिए मुझे क्या लग रहा है, पेशेंट आईसीयू में है और 2-3 दिन हो गए हैं, आईसीयू के अंदर आपको पता ही है आप लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं। आईसीयू में जो दवाइयाँ या हॉस्पिटल्स में आजकल सभी बड़े हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स ऑनलाइन ऑर्डर होती है और पेशेंट तक स्टाफ पहुंचा देता है। फिर तीसरा, खाना पीना भी पेशेंट को वहाँ पे ही मिलता है। मेजॉरिटी स्टाफ अच्छी केयर लेता है। एट द मोस्ट आप स्टाफ को अगर बता के जाओ और आपके काम 2-4 घंटे 6 घंटे निपटाने आप निपटा के आओ तो वो लोग आपको हेल्प भी करेंगे। तो इसमें आप ये मत सोचो कि वो क्या बोलेगा, क्योंकि आपका काम भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और आपका अगर पेशेंट काफ़ी तो सेटल हो गया है पर उसको आईसीयू की ज़रूरत है, क्योंकि अभी समझो पेशेंट वेंटिलेटर पे तो बाहर तो नहीं रख सकोगे ना, तो नेचुरल है उस टाइम पे आप जाके अपने अपने काम धंधे संभाल सकते हो। अगर आप लोकल हो, पेशेंट भी वहाँ पे ही है, मेरी अंदाज से तो बहुत लंबे टाइम तक, महीना 2-2 महीने आप ऐसे ही घर पे बैठे रहोगे तो आपकी प्रॉब्लम इकोनॉमिकल भी बढ़ जाएंगे, इरिटेशन बढ़ जाएगा, गुस्से आने लगेंगे और प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे।
इसलिए आपका वर्क आप शुरू करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी कोई कोई बीमारियाँ क्रोनिक होती है, जैसे मोटर न्यूरॉन डिसीज़, अगर किसी के घर में हो या किसी ने देखा हो तो उसको मालूम है कि जिसमें स्नायु जड़ते जाते हैं, धीमे 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 पेशेंट वीक होता है, कि सांस की भी तकलीफ होती है, खाने में भी तकलीफ होती है, इधर से ट्यूब डालनी पड़ती है, और ये ट्यूब में से फीडिंग कभी ऊपर गया तो बार बार फेफड़े में निमोनिया होता है, सांस की तकलीफ होती है, तो उनको फिर डॉक्टर बोलते हैं इनको अगर संभालना है तो परमानेंट ट्रेकेस्टमी करके रखो, फीडिंग ट्यूब से करोगे तो भी कभी फेफड़े में जाएगा, तो उसके लिए पेग ट्यूब डला दो। वैसे ही काफ़ी बार कोई कोई लंग्स एकदम लंग्स ख़राब हो जाते हैं, तब बहुत सारी टर्मिनल इलनेसेस, कैंसर जैसी, कि जिसमें एक सब बीमारी में फैली हुई है, लिवर टर्मिनल या कोई भी टर्मिनल बीमारी हो, तो उसमें कभी एक्यूट से एग्जास्ट इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया तो हालत बिगड़ जाती। पर उसका ट्रीट करने के बाद में पेशेंट अगर ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता है और मामला वैसे ही रहता है, तो घर पे आपको वेंटिलेटर पे पेशेंट संभालना है क्या, सब आप कर सकते हैं क्या, वो चीज़ों का आपको सोचना चाहिए। सेम चीज़ में जो बोल रही थी कि मोटर न्यूरॉन का पेशेंट है, या समझो मेरा एक गले के पैरालिसिस हुआ है पर बाकी सब पेशेंट एकदम अच्छा है, चलता फिरता है, तो वो नाक में ट्यूब डाल के काम पे तो नहीं जा पाएगा। पर अगर पेशेंट चलता फिरता हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, पर गले का ही सिर्फ गले का स्वेलिंग नहीं करता है, तो वैसे पेशेंट को मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ यहाँ पे पेग ट्यूब डला दो। तो वो पेग ट्यूब होगा तो एटलीस्ट फीडिंग यहाँ से जाएगा, आपकी तबीयत मेंटेन रहेगी, और उसके कारण वो न्यूमोनिया की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। नहीं तो बार बार न्यूमोनिया हो रहा है तो यहाँ पे होल करना पड़े। और नेचुरल है, अगर समझो पेशेंट को सिर्फ गले का ही पैरालिसिस बाकी रहा है, बाकी सब रिकवरी हो गई है, अच्छा है, चलता है फिरता है, स्वेलिंग का ही प्रॉब्लम है, तो बेस्ट है आप पेग डला ही दीजिए। अभी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अचानक हार्ट बंद पड़ जाता है, आप 10वें माले पे हैं, हार्ट बंद पड़ गया, आपको CPR आ रहा है तो आपने थोड़ा बहुत ऐसे मसाज करने की कोशिश की है, 10वें माले से समझो आपका हॉस्पिटल जहाँ पे आप पेशेंट शिफ्ट कर रहे हो वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ही हो, तो भी आप 10वें माले से नीचे उतरोगे पेशेंट को लेके लिफ्ट में, कैसे ही है, तो टोटल टाइम 10 मिनट मिनिमम, 10 मिनट तो जाएगा ही। और आपको पता है अगर हार्ट टोटली बंद हो, वैसे तो 2 मिनट 3 मिनट ही बोलते हैं, पर मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा अगर ऐसे ही हार्ट बंद रहा तो दिमाग को बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है, और जो भी दिमाग बाद में रिकवर होता है वो अच्छी तरह से नहीं होता। एक्चुअली टाइम फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम बोलते हैं टाइम इज़ ब्रेन, टाइम गया ब्रेन गया। अभी इसमें हम लोग कब सोचेंगे कि समझो आपने हॉस्पिटल में पेशेंट लेके आ गए, उन लोगों ने CPR करके वो पेशेंट को रिवाइव कर दिया है, पेशेंट वेंटिलेटर पे, पेशेंट का हार्ट बीट भी आ गया, BP भी अच्छे से आ गया, तो नेचुरल है आपको स्टाफ तो यही बोलेगा हाँ देखो पल्स भी आ गई है, BP भी आ गया है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसके ब्रेन का स्टेटस क्या है वो आपको आइडिया नहीं है। उसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। अगर 24 घंटे के अंदर या समझो 6-8 घंटे के बाद भी पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आ रहा है, पेशेंट आप बुलाने के बाद में, या 24 घंटे के अंदर आंखें खोल रहा है, आप उसको बोलो भाई हाथ हिला, उंगलियां हिला, अच्छे से हिला रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट पूरा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, यू आर लकी। अगर सपोज़ पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, हार्ट आ गया, BP आ गया, पर कंटिन्यूस ऐसे झटके आ रहे हैं, आंखें भी घूम रही है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के झटके आ रहे हैं, जिसको हम लोग मायोक्लोनिक जर्क्स बोलते हैं, वो आया है, मतलब पेशेंट को सीवियर ब्रेन डैमेज है, उसमें से अच्छी तरह से रिकवरी होने के चांसेस कम होते हैं। या पेशेंट ऐसे दोनों हाथ दोनों पैर ऐसे कड़क कर रहे हैं तो भी रिकवरी होने के चांस नहीं रहते अच्छी तरह से। और समझो ऐसे पेशेंट को हम लोगों ने बहुत, अभी वेंटिलेटर से ही हफ्ता हो गया, पूरा अच्छे से बाहर नहीं निकलता है, फिर पूरा निकलते निकलते 2-3 हफ्ते निकल जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट वेजिटेटिव रह जाते हैं। वेजिटेटिव का मतलब ये होता है कि पेशेंट अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, ना अपने आप खा पाता है, ना बैठ पाता है, ना चल पाता है, उसको हिलाना पड़ता है, फीडिंग करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, समझता कितना है उसकी भी आइडिया नहीं आती है। इसलिए आपको जब डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इरिवर्सिबल डैमेज है दिमाग का, तब आप, मेरे को लगता है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कंट्रोल में ले लिया मत कीजिए, एट द मोस्ट 1 सेकंड ओपी, क्योंकि इसमें क्या है कि आप वेंटिलेटर पे एक बार पेशेंट रखो,
तो 15 दिन भी निकाल सकते हो, 20 दिन भी निकल जाते हैं, लंबा टाइम निकल जाता है। और उसके बाद में अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो नेचुरल है, आपका भी गुस्सा, इरिटेशन सब बढ़ जाएंगे। नेचुरल, आप जितना ज़्यादा प्रेशर डॉक्टर्स पे लाओगे, डॉक्टर टेंशन में रहेंगे। आपके ओवर एक्सपेक्टेशन के नीचे काफ़ी बार फिर और ज़्यादा रिपोर्ट्स कराने पड़ते हैं कि भाई हाँ वो बोल रहे हो कि वह काफ़ी बार रिलेटिव भी सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब आपने ये नहीं कराया, आपने वो नहीं कराया, इसके लिए भी इतने अंडर टेंशन डॉक्टर काम नहीं कर सकते। किसी को बहुत लंबे टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, उनके रिलेटिव्स को बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करना पड़ता है। मुझे लग रहा है आपको डॉक्टर को अपना दोस्त समझो, आपके डॉक्टर को आप अपने प्रॉब्लम बताओ। काफ़ी बार आपको वो हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं, आपको बता देते हैं वहाँ से आपको हेल्प हो सकती है। अपने काफ़ी स्टाफ भी काफ़ी बार बहुत हेल्प करता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रेशर मत लाओ, उसकी जगह आप एक काम करो। इसलिए एक्चुअली मुझे राजेश खन्ना की ये लाइनें याद आ रही है आनंद पिक्चर की, जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच पर कठपुतलियाँ हैं। हम सब की डोर ऊपर वाले के हाथ में है, कब किसकी डोर खींची जाए कोई नहीं जानता। ये सही है, जब अचानक हार्ट बंद पड़ गया या अचानक बीच में जो पीपीएच का केस गायनेक में हुआ था, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तब, या एकदम फिट्स आके सडन डेथ हो गई। अदरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण आप सोच सकते हो नॉट आउट 100। थैंक यू।